हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुझे और आगे जाना है, और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाना है। आप अगर कहेंगे कि मुझे टॉप करना है, मुझे इस बार 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आना है, कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सबको करके दिखाओ, तभी माना जाएगा कि आप होनहार स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो हमारा है ये 12th इंग्लिश का क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये ग्रामर का एक मैराथन क्लास आप लोग समझ सकते हैं। अभी नए नए 12th में आए हो तो आपको ग्रामर थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ को इजी बनाना है हमें। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पूरे 9 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। लगभग पूरे इंग्लिश ग्रामर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सोचो, पूरा इंग्लिश ग्रामर एक वीडियो में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ये इंग्लिश का एक मैराथन क्लास है। जब भी मैं स्टार्ट करता हूं क्लास तो ये क्लास आपको जरूर देता हूं, ताकि आपकी एक बेटर प्रैक्टिस बन सके और आगे चलकर आप बहुत आसानी से इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, टाइम बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। तो 12th इंग्लिश ग्रामर, पूरा ग्रामर एक वीडियो में, 9 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं उसको समझ लो, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं खोना है। कुछ भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबसे हमें लड़ना है। ठीक है, अभी हमें और आगे जाना है। देखो 9 टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्यार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, दूसरा हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। सबके 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, 3-3 क्वेश्चन सबके। उसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन, फिर सिंटैक्स 3 क्वेश्चन, फिर एंटोनिम 3 क्वेश्चन, फिर सिनोनिम 3 क्वेश्चन, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर होमोफोन्स। भैया आज हम 20 नंबर क्लियर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का। तो टेंशन मत लो, नो टेंशन व्हेन इट्स शुभम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लाता रहूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना यस सर हम चाहते हैं। ठीक है, इससे मुझे भी लगेगा आप लोग एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ये होता क्या है, इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, बस इतना सा करना है। लेकिन इतना इजी भी नहीं है जैसा मैंने बोल दिया। ठीक है, देखो ये हमें डायरेक्ट स्पीच दिया गया। हो सकता है आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप लोग शुरू में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन टफ को हम इजी बनाएंगे। टेंशन मत लेना, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से पढ़ना और आगे मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरा बताऊंगा। टेंशन मत लो, अभी शुरुआत है। देखो फर्स्ट, द बेगर सैड टू द लेडी। द बेगर भिखारी, सैड उसने कहा टू द लेडी महिला से, तो भिखारी ने महिला से कहा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इसको, इस वाले पोर्शन को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको ध्यान रखना है। ये है आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, द बेगर सैड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा प्लीज कृपया डू नॉट टर्न मी आउट, मुझे बाहर मत निकालो, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। मान लीजिए किसी का घर है, कोई भिखारी गया भीख मांगने, ठीक है, या कुछ खाने के लिए मांगने, तो उसको कोई महिला बाहर निकाल देती है। वही यहां पे कहा जा रहा है, डायरेक्टली कहा जा रहा है। ठीक है, द बेगर सैड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। तो यहां पे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आपका ये सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, कुछ याद आ रहा है? प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है।
देखो अभी रूल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, और वैसे पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग सर्च करोगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुभम लेक्चरर इन वन वीडियो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, देखो इसको हम कैसे बदलेंगे, द वेगर, वेगर को तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है, द वेगर। सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो भैया यहां पे प्लीज कहा गया है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सैड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर यहां पे ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड लिखते, अगर यहां पे सलाह दिया जाता है एडवाइस, तो हम एडवाइज्ड लिखते। मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस का भाव है उसी के अकॉर्डिंग हम सैड टू के स्थान पर लिखेंगे। तो यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा है भिखारी, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे रिक्वेस्टेड। ध्यान से समझना, द वेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, द लेडी। ठीक है, अब प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, प्लीज तो हट गया, डू नॉट टर्न मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। तो डू नॉट अगर लगा है भैया, तो वैसे इंपरेटिव में हम टू से जोड़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं, लेकिन अगर डू नॉट है तो नॉट लिखेंगे, पहले नॉट लिखेंगे तब टू, नॉट टू टर्न, टर्न। ठीक है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है भिखारी, भिखारी के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। देखो याद रखना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आई बी ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां पे मी है, ये बदलेगा द बेगर से। ठीक है, तो मी के जगह पर हो जाएगा हिम। ठीक, हिम आउट, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो चुका है। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर यहां पे मी को आपने हिम में कैसे बदल दिया। देखो भैया, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा बेगर से, बेगर के लिए हम ही का यूज करेंगे। ठीक है, और ही के लिए हम जो यूज करते हैं वो हिम यूज करते हैं। ठीक है, मी हम आई के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पे हिम हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा, देखो ध्यान से समझना दूसरा क्वेश्चन। जया आस्क्ड रमेश, जया ने रमेश से पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो। अब यहां पे बताओ, देखो जया आस्क्ड रमेश, यहां पहले से ही आस्क्ड लगा हुआ है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप का यूज करते हैं, जो कि पहले से लगा है। अब देखो वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ये कौन सा सेंटेंस है, बताइए कौन सा सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आगे आपका वेयर लगा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, ये कौन सा टेंस है, देखो वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, या फिर अगर डू या डज दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां पे जया जया ही रहेंगी। ठीक है, इनको हम चेंज कर नहीं सकते। आस्क्ड आस्क्ड ही रहेगा। अगर यहां पे सैड टू होता तब भी हम आस्क्ड लगाते, पहले से ही आस्क्ड है तो उसको रहने देंगे। ठीक है, रमेश रमेश ही रहेंगे, रमेश। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे वेयर आया है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर। और अगर हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब को, तो फिर हम यू को लिखेंगे। अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, देखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई बी ये आते हैं। ठीक है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जो आपका यू है ये आता है। ठीक, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जो ही सी इट ये सब होते हैं। ठीक, तो वेयर, अब देखो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है रमेश। तो रमेश के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर ही। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंपरेटिव में हम क्या लिखते हैं, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसको डायरेक्टली लिखते हैं, उसके बाद में हम इधर जो है इसके बाद जो इस साइड में है जो है वो हम किस तरह बनाते हैं,
मतलब इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनाते हैं, ठीक है, असर्टिव की तरह बनाते हैं। तो वेयर ही लिव्ड, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको मैंने इनडायरेक्ट में बदला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी नए हो, जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से रूल को नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जिसने रूल पढ़ा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, तीसरे को ध्यान से समझना, देखो क्या है। ही सैड, उसने कहा, लेट मी गो टू जू टुमारो, कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। तो उसने कहा कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, लेट लगा है भैया, तो ये होगा जाने दो। देखो यहां पे लेट लगा है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, तो ही रिक्वेस्टेड, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो, ठीक है, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पर साइड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे, देखो ही रिक्वेस्टेड, अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर यहां पर लेट अस होता तब तो हम बी शुड या दे शुड लिखते, लेकिन लेट मी है तो हम डायरेक्टली लेट को लिख देंगे। ही रिक्वेस्टेड, पहले टू लगाएंगे, टू लिखेंगे, इसमें टू लगता है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट, ठीक है। मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो मी है, ठीक है, तो इसके लिए हम हिम का यूज कर देंगे, लेट हिम, ही को हिम बदल देंगे, ठीक है। लेट हिम गो टू जू, और टुमारो, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आता है तो जब उसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो वो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो ये आपका हो गया, बदल गया, ठीक है। तो ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो, उसने कहा कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, बस ये हो गया। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नो टेंशन, आगे मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें बताऊंगा। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, कुछ आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, वही मैं बता रहा हूं इस क्लास की पर्पस से, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट को सिंथेसिस का मतलब नहीं पता होगा। देखो भैया, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे देखो मैं समझा रहा हूं, चौथा क्वेश्चन हमने लिखा है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वो पास होना चाहता था, ठीक है। तो उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास होना चाहता था। जैसे आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, वही चीज है, उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास होना चाहता था, ठीक है। इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सिंपल है, ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास होना चाहता था। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वो पास होना चाहता था, क्योंकि, वही हम क्योंकि का बिकॉज लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, हार्ड बिकॉज, बीच में हम बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज he wanted to pass, बस हो गया। हमने बीच में सिर्फ लगा दिया बिकॉज, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर आपका था, ध्यान देना थोड़ा सा, ऊपर आपका था वो उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास होना चाहता था। नीचे क्या है, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वो पास होना चाहता था। दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दिया है। और देखो यहां पे दो सेंटेंस था, एक ये था, बीच में फुल स्टॉप लगा, दूसरा ये था, दोनों को जोड़ के मैंने एक सेंटेंस बनाया है। वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया था, ऐसे दिया जाएगा कि इसमें चेंज करना है, ठीक है, वो मैंने बना दिया, ठीक। तो ऐसे ही आपको भी करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, पांचवा, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट पी रहा था, ठीक है। हमने कभी पिया नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे तो देखो ध्यान से समझना। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई सॉ ए मैन, आई सॉ
ए मैन, ठीक है। स्मोकिंग, बीच में स्मोकिंग लगा देंगे, स्मोकिंग, स्मोक में आईएनजी करके स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है, सिगरेट। इसका मतलब क्या होगा, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट पीते हुए। तो मैंने सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा, या मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। वही ऊपर भी था, मैंने एक आदमी को देखा वो सिगरेट पी रहा था। नीचे मैंने लिख दिया मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। स्मोकिंग आ सिगरेट, यहां पे ए लिख देंगे तो भी चलेगा, स्मोकिंग ए सिगरेट, ठीक है, बस हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको सिंपल सेंटेंस, ऐसे ही आपको सिंथेसिस को दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, मैं साइड में हो जाता हूं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक टॉपिक के हम तीन तीन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची या उसने अपनी तलवार निकाली। कौन है? राजा जी, ठीक है। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, वो अपने शत्रु पर टूट पड़ा, ठीक है। तो उसने अपनी तलवार निकाली और वो अपने शत्रु पर टूट पड़ा। रश्ड अपॉन का मतलब टूट पड़ना, द एनिमी, एनिमी के ऊपर। तो उसने अपनी तलवार निकाली, वो अपने शत्रु के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर टूट पड़ा। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलोगे देखो, लिखेंगे हम ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, हिज स्वॉर्ड, ठीक है। बीच में लगा देंगे एंड रश्ड, फिर रश्ड लगाएंगे, एंड रश्ड अपॉन द एनिमी, द एनिमी। बस हो गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो चुका है। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, एंड और रश्ड अपॉन द एनिमी, और अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। तो उसने अपनी तलवार खींची और अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। देखो वही मीनिंग है जो ऊपर था, बस मैंने यहां पे बीच में क्या लगा दिया है, एंड लगा दिया है, और ये बदल गया है कंपाउंड सेंटेंस में। बस हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना होता है। तो ये होता है सिंथेसिस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है, टेंशन मत लीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। मैं आपको सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। मतलब सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना कैसे करोगे, ये भी लगभग वही है। बस अब आपको करना क्या है, जो दिया गया है सेंटेंस उसको ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, परिवर्तित करना, चेंज करना। देखो जैसे द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। नॉवेल्स का मतलब उपन्यास होता है, ठीक है। बॉयज का मतलब जानते ही हो, हम हैं, ठीक है। तो द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलोगे? अगर आपको पता ही नहीं है भैया कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, नहीं बदल पाओगे। ये कौन सा टेंस है बता सकते हो? बता सकते हो कोई ये कौन सा टेंस है? सामने होते तब पूछता। देखो बियर है, वर्ब में आईएनजी है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बदलेंगे ध्यान देना। पहले तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये आप बता सकते हैं। देखो द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, बच्चे उपन्यास, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? लड़के। द बॉयज इसमें होगा सब्जेक्ट, ठीक है। किसको पढ़ रहे थे? उपन्यास, ये होगा ऑब्जेक्ट। कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट, किसको का प्रश्न करने पर या किसे का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉवेल्स, नॉवेल्स, ठीक है। और अगर इसे पैसिव वॉइस में भी बदलते हैं तो इज वाज बियर का यूज करते हैं, तो नॉवेल्स है, कई नॉवेल हैं तो बियर रहेगा, नॉवेल्स बियर। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बियर के साथ बीइंग का यूज करते हैं, ये वाला बीइंग, ठीक है। तो नॉवेल्स बियर बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रीड ही होता है, ठीक है। तो नॉवेल्स बियर बीइंग रीड, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय द बॉयज, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे तो बाय द बॉयज, ठीक है। तो नॉवेल्स बियर बीइंग रीड बाय द बॉयज, यानी कि ऊपर था हमारा कि लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, नीचे है नॉवेल्स बियर बीइंग
रीड बाय द बॉयज। मतलब इसमें होता क्या है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस हो गया। आठवां देखो, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत बिजी है, मतलब वो इतने बिजी है कि मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। देखो यहां पे हमें पैसिव वॉइस दिया गया था, तो हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहां पे आपको रिमूव टू करना है, मतलब ये वाला टू हटाना है। तो कैसे हटाओगे, रूल पता है तो हटा लोगे। तो द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत व्यस्त है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, द प्रिंसिपल ठीक है, इज टू के जगह पर सो लिख देंगे, इज सो बिजी। बीच में हम लोग लगाएंगे दैट। ठीक है, फिर ही का यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट। ठीक है, अटेंड द मीटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका रिमूव टू। अगर आपको यहां पे TWO वाला टू रिमूव करना तो लिखना होगा द प्रिंसिपल इज सो बिजी, प्रिंसिपल इतने व्यस्त हैं दैट लिख देना यहां पे। सॉरी, यहां पे आप लोग दैट कर दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे बिजी रहेगा। ठीक है, बिजी बीच में रहेगा दैट, द लिख दिया था मैंने। ठीक है, दैट। तो द प्रिंसिपल इज सो बिजी, प्रिंसिपल इतने व्यस्त हैं दैट की ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज है, अगर मान लीजिए यहां पर दिया हो ही इज टू बिग टू रन, यानी कि वो दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट रन। बस ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ऊपर था द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, प्रिंसिपल इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत व्यस्त है। नीचे हमने लिख दिया द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल इतने बिजी है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टू हटाकर सो लिखना होता है। समझ में आया? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन का, और पूरे क्लास का 8वां क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें है, देखो ध्यान से समझना। ए मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना। आप देखो उल्टा आ गया, अभी हमें एक्टिव वॉइस दिया था, पैसिव वॉइस में बदलना था। अब यहां पे पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में बदलो। कैसे बदलोगे, समझ गए होंगे आप लोग, इतने समझदार हैं। ए मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे? सेंटेंस वही है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वही है, पास्ट कंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि वाज है, बीइंग लगा है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है तो पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट को मैंने बताया था पैसिव वॉइस में बाय लगाकर लिखते हैं, तो बाय हिम। हिम के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, वाज लगा है तो वाज रहेगा, ही वाज। ठीक है, ड्रॉ, देखो बीइंग लगा के ड्रॉ का थर्ड फॉर्म लिख दिया गया है ड्रॉन, तो यहां पे ड्रॉइंग हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो ड्रॉइंग हो जाएगा। ही वाज ड्रॉइंग ए मैप। देखो ऑब्जेक्ट आपका ए मैप है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहां एक्टिव वॉइस में लास्ट में हो जाएगा ए मैप। ये होगा इसका एक्टिव वॉइस। देखो ही वाज ड्रॉइंग ए मैप। अगर आप लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहेंगे, कैसे बदलोगे? देखो पहले ऑब्जेक्ट ए मैप, फिर वाज, फिर बीइंग लगाएंगे, ड्रॉइंग का थर्ड फॉर्म, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय हिम। तो ऐसा भी आता उल्टा भी, कि पैसिव को एक्टिव में बदलो, तो ऐसे आप लोग बदलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, साइड में मैं हो जाता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसको समझना होगा। इनका नाम है सिंटैक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य संशोधन। मतलब सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर सेंटेंस में कहीं गलती है उसको सही करके लिखना होता है आपको सिंटैक्स में, ये ध्यान देना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पूरे क्लास का 10 नंबर क्वेश्चन। प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। यानी कि प्लीज, कृपया नॉक खटखटाएं, ऑन द डोर दरवाजे को, बिफोर से पहले, यू एंटर आप प्रवेश करते हैं, द हाउस घर में। तो कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। यहां पे गलती क्या है, क्या हमें सही करना है वो समझो। देखो हम लिखेंगे प्लीज, जो कि लिखा है इसमें
प्लीज, ठीक है। नॉक को हम नॉक ही रहने देंगे, KNOCK। देखो नॉक जो है इसके साथ हमेशा हम एट का यूज करते हैं, ना कि ऑन का, तो ऑन की जगह पर एट कर देंगे, बाकी सब सही है। मतलब नॉक के साथ हम हमेशा एट का यूज करते हैं, तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक है। बस यही आपको करना था, मतलब प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो नॉक के साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं एट का, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। समझ में आया? 11 नंबर क्वेश्चन देखो, मोर यू गेट मोर यू वांट। जितना ज्यादा आप चाहोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा आपको मिलेगा उतना ज्यादा आप चाहोगे। ये तो सिंपल है। जितना ज्यादा हमें भगवान देते हैं हम उससे भी ज्यादा चाहते हैं। जैसे पहले हमारे पास अगर मान लीजिए साइकिल नहीं थी तो हम चाहते थे यार साइकिल मिल जाए, ठीक है। अब हम चाहने लगे कुछ दिन बाद यार मोटरसाइकिल मिल जाती, बाइक तो बहुत अच्छा होता, अब हम बाइक ले लिए बुलेट, ठीक है। अब बाइक लेने के बाद अब सोचेंगे कि यार कार हो जाता, ठीक है, कार मिल जाती तो ठीक रहता, तो कार ले लिया, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा आपको मिलेगा उतना ज्यादा ही आप चाहोगे, कभी आपकी भूख खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब जितना अधिक तुम चाहोगे उतना अधिक तुम पाओगे, उतना अधिक तुम चाहोगे। तो इसमें गलती क्या है? देखो यहां पे मोर के आगे द रहेगा, द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, ठीक है। द मोर यू वांट, द मोर यू वांट, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका सिंटैक्स, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना ज्यादा आप चाहोगे, जितना अधिक आप पाओगे उतना अधिक आप चाहोगे, ठीक है। बस हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स बियर संक, यानी कि द शिप जहाज विथ ऑल इट्स पैसेंजर अपने सभी यात्रियों के साथ बियर संक डूब गया। तो जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ डूब गया, इसमें गलती क्या है? देखो भैया यहां पे गलती सिर्फ इतना है कि लिखेंगे द शिप, ठीक है, विथ ऑल इट्स पैसेंजर, ठीक है। यहां पे बियर नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचिए कि पैसेंजर्स है, यहां पे पैसेंजर्स है तो कई यात्री हैं हम बियर लगा दें, नहीं भाई। यहां पे जहाज आपका सब्जेक्ट है तो यहां पे इसके लिए वाज लगाएंगे, वाज संक, ठीक है, क्योंकि जहाज तो डूबा है तो जहाज एक ही है मेरे भाई, तो वाज संक, बस हो गया। यही गलती थी, सही करके हमने लिख दिया, सिंटैक्स भी हो गया। चौथा टॉपिक हमारा हो गया। अब चलिए 5वां टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, जिसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ जो रखते हैं उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे देखो, द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का एंटोनिम क्या होगा? स्टेल का मतलब होता है बासी, कोई चीज बासी हो, खाना हो, बासी हो भोजन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसके विपरीत वाला, ठीक है। जैसे काला का सफेद, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, मतलब ईमानदार का बेईमान। वैसे बासी का एंटोनिम क्या होगा? सिंपल है, आपको पता चल चुका होगा। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ए है फ्लैश, बी है प्लस, सी है फेक, डी है फ्रेश। तो भैया फ्रेश होगा, मतलब स्टेल का मतलब बासी, फ्रेश का मतलब ताजा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम ही तो हुए। तो भैया द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, बासी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो वो फ्रेश होगा, फ्रेश का मतलब ताजा, ठीक। तो बासी का ताजा, सिंपल सा है, ठीक। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर का एंटोनिम क्या होगा? सेवर का मतलब होता है गंभीर, सेवर का मतलब होता है गंभीर। इसका एंटोनिम क्या होगा? ए है माइल्ड, बी है बोल्ड, सी है फर्टाइल, डी है हाइड। तो नहीं भैया माइल्ड ही होगा। देखो बोल्ड का मतलब बहादुर, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, हाइड का मतलब छिपाना, ये होगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब हल्का। तो सेवर का मतलब गंभीर, माइल्ड का मतलब हल्का, एक दूसरे के एंटोनिम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? तेजी से हम लोग अब क्लास करेंगे
नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का एंटोनिम क्या होगा? ज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा? जैसे आप ज्ञानी हैं, ज्ञानता आपके पास है, ज्ञान है, ठीक है, तो ए एजुकेशन, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। बी इंडिफरेंस, सी इग्नोरेंस, डी नोइंग। तो इग्नोरेंस होगा, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, तो नॉलेज का मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। जैसे कोई ज्ञानी है, अज्ञानी कोई है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो वही चीज है। तो ये हो गया एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखो अब आते हैं सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द। जैसे वहां पे विपरीत अर्थक शब्द था, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते थे, यहां पे समानार्थी शब्द होगा, एक दूसरे के समान अर्थ रखेंगे ये सब, ठीक है। तो देखो जैसे फर्स्ट है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा? देखो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? कभी कभी लोगों में कंट्रोवर्सी होती है, विवाद जिसको बोलते हैं, विवाद, झगड़ा, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? गले में खराश, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ठीक है। ए है फाइट, बी है एग्रीमेंट, सी है डिस्प्यूट, डी है रिजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है विवाद, तो कंट्रोवर्सी का मतलब भी विवाद, इसका अर्थ भी विवाद, और डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद, तो दोनों के समान अर्थ है, इसी को बोलेंगे समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स, ठीक है। दूसरा द सिनोनिम्स ऑफ जीलियस, जीलियस का सिनोनिम क्या होगा? जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, कोई आपसे जीलियसी है, ईर्ष्या करता है, ठीक है। तो ए है जीलियस, बी है कैलियस, सी है इनवियस, डी है डेंजरस। तो इसका इनवियस होगा। इनवियस का मतलब भी होता है ईर्ष्या, ठीक है, या घृणा, ईर्ष्या। तो जीलियस का सिनोनिम इनवियस होगा। समझ में आ रहा है? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक बात, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये बच्चा? ए है इन्फ्लामेटरी, बी है डेफामेटरी, सी है सेटिस्फैक्टरी, और डी है सप्लीमेंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेफामेटरी। डेफामेटरी का भी मतलब होता है अपमान सूचक या अपमानजनक, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। शायद हमारे कितने टॉपिक हो गए? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम्स। अब 6 टॉपिक शायद हो गए, 3 टॉपिक और है। चलिए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियों को आपने सुना होगा, वही सेम चीज है आइडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो यहां पे होता क्या है? फर्स्ट है द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, यानी कि पॉइंट आउट जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। जैसे वहां पे अर्थ होता है, यहां पे उसी का मतलब पूछा गया। ए है टू एब्यूज, बी है टू क्राई आउट, सी है टू थिंक ऑफ, डी है टू टेल। तो पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, किसी चीज को बताना, पॉइंट आउट करना, बताना, ठीक है। तो इसका मीनिंग टू टेल होगा, बस यही करना आपको। दूसरा द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, मतलब टू हेल फ्रॉम जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? तो देखो ए है टू ग्रीट, बी है टू वेलकम, सी है टू कम फ्रॉम, डी है टू एप्रिसिएट। तो इसका मीनिंग होगा टू कम फ्रॉम, यानी कि से आना, किसी से आना। तो द फ्रेज टू हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, ठीक है, से आना। नेक्स्ट तीसरा द एप्पल ऑफ वंस आई, द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है बताओ? तो देखो ए है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, मतलब हमारी आंख का बहुत ही नाजुक पार्ट, ठीक है। बी है ए टीयरफुल आई, सी है वेरी डियर, डी है ए कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई। भैया द एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि आंखों का तारा होना, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं, वही चीज है यहाँ पे। इसका मतलब होगा वेरी डियर, बहुत प्रिय होना, ठीक है, वही हिंदी वाला आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, बस हो गया, यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इनका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही आपको बताना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में अनेक, हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो फर्स्ट, ये राइनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कार्ड, यानी कि कोई विदेशी जो किसी दूसरे कंट्री में सेटल होता है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में सेटल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ए इमिग्रेंट, बी इमिग्रेंट, सी एलियन, डी विजिटर। भैया उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी, जैसे बांग्लादेश से कुछ आप्रवासी हमारे यहां आ गए थे, तो वही ये राइनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी किसी दूसरे देश का व्यक्ति जो किसी देश में सेटल हो उसको आप्रवासी बोलते हैं। दूसरा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, मतलब आपको
अनेक शब्द के लिए एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वन हु डज नॉट बिलीव, वो जो विश्वास नहीं करता इन द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, ऑफ गॉड, ईश्वर के, इज कॉल्ड कहलाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो क्या कहलाता है? ए है थीस्ट, बी है डिवोटी, सी है वर्शिपर, डी है एथीस्ट। तो भैया उसको हम लोग एथीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं, इंग्लिश में एथीस्ट। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको थीस्ट बोलते हैं, ए वाला, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, किसी अमीर द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, अमीरों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, उसको क्या बोलते हैं? ए है एरिस्टोक्रेसी, बी है प्लूटोक्रेसी, सी है ब्यूरोक्रेसी, डी है ऑटोक्रेसी। भैया उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि धनिक तंत्र, ठीक है। तो धनिक तंत्र उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से, मतलब अमीरों द्वारा चलाई जाने वाला सरकार जो होता है वो प्लूटोक्रेसी होता है। बस हो गया, ये टॉपिक भी होगा हमारा, शायद 8 टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और है, चलिए उसको जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। देखो फर्स्ट, यू कैन गो, आप जा सकते हैं टू इलाहाबाद, इलाहाबाद बाई ए सॉल्टर, एक छोटे। अब देखो इसमें क्या रहेगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखा जाएगा? ए है रूट, बी है रोट, सी है रूट, डी है रोड। तो इसका राइट आंसर होगा रूट, ROUTE। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो आप इलाहाबाद एक शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हैं, एक छोटे रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि आप एक छोटे रास्ते से इलाहाबाद या छोटे रास्ते के द्वारा इलाहाबाद जा सकते हैं। दूसरा, यू कैन नॉट रो, यू कैन नॉट रो, आप नहीं चला सकते, तुम नहीं चला सकते, ए बोट, एक नाव, विदाउट एन, बिना एक, और या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, ओयर। ओयर का मतलब होता है चप्पू। जैसे जब नाव चलाया जाता है ना, तो जो नाव चालक होता है वो ऐसे ऐसे एक चप्पू लेकर आगे आगे करता है, ताकि वो बहाव को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो नाव आगे की ओर बढ़ेगी। वो पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, नाव आगे की ओर बढ़ेगी। मतलब ये इधर को फोर्स लगा तो वो उधर जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यू कैन नॉट रो ए बोट विदाउट एन ओर, आप बिना चप्पू के नाव नहीं चला सकते, ठीक है, समझ में आया। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट तीसरा, द वेन, देखो यहां पे क्या भरना है? द ऑफ दिस वाइंड मिल्स इज वेरी वाइड, यानी कि दिस वाइंड मिल, इस वाइंड मिल का मतलब क्या होता है? पवन चक्की, इज वेरी वाइड, बहुत चौड़ा। अब बताइए क्या भरा जाएगा द के बाद? वेन, वेन, वेन या नन ऑफ दीज? देखो भैया वेन भरा जाएगा, ए वाला सही होगा, वेन। इस वेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फलक। इस वेन का मतलब होता है फलक। जैसे जो पवन चक्की के फलक होते हैं, जैसे पंखे होते हैं, उसके 2-3 फलक होते हैं, तभी तो वो चलता है। जैसे ऊपर वाला पंखा है उसमें 2-3 लगे होते हैं ना, पंखी जिसको बोलते हैं, वही वेन। तो द वेन ऑफ दिस वाइंड मिल इज वेरी वाइड, यानी कि इस पवन चक्की का जो फलक है वो बहुत चौड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यही है भैया, ये आपका 9 टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इस वीडियो में 12th इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक्स एक ही वीडियो में बताए। 9 टॉपिक थे, एक एक क्वेश्चन के 3-3, एक एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन भी हमने पढ़े। अब आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, थोड़ा लॉन्ग भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छी क्लास थी। तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।